बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि क्या है? स्थूल द्रव्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये चैप्टर 10 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें हम द्रव्य की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ठोस जो है पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है द्रव, उसके बाद अंत में हम डिटेल में गैसों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। और गैसों से संबंधित एक अलग से भी चैप्टर है और उसके अंक जो है परीक्षा में जो है अलग से निर्धारित किए गए हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले ठोसों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें जो मुख्य गुण है उसको हम पढ़ेंगे और वो गुण है प्रत्यास्थता का गुण। तो गांव की अपनी बोलचाल की भाषा में बिना पढ़े लिखे भी लोग जानते हैं कि वो क्या है कि इस कपड़े में जो है लास्टिक पड़ी हुई है, लास्टिक डाल दीजिए हैं। तो ये लास्टिक का वर्ड नाम सुना है और गांव वाले बिना पढ़े लिखे लोग भी उसको बोलते हैं। वास्तव में उसका नाम जो है इलास्टिक है, इलास्टिक। और प्रत्यास्थता को हम इलास्टिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसी से इलास्टिक है और उसी से गांव वाले लास्टिक बोलते हैं। तो पहले हम जो है इसी गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्यास्थता का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या है, आइए थोड़ा समझते हैं। तो देखा होगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हम बल लगा करके उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मान लिया वो वस्तु रबर की बनी हुई है, मान लिया एक रबर बैंड है, तो उस पर हमने बल लगाया। जो बल लगाते हैं उसको हम विरूपक बल कहते हैं, इंग्लिश में उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो वस्तु की आकृति को बदल दे, विरूपक रूप बदल दे। तो इस तरह से वस्तु पर जो विरूपक बल लगाया जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन जो हुआ है, लंबाई जो है बढ़ गई है, मान लिया लास्टिक पर बल लगाने पर, जब हम वो बल हटा लेते हैं, यानी विरूपक बल जब हमने हटा लिया, उसको छोड़ दिया, तो क्या है कि वो लास्टिक जो है, इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो रबर बैंड अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से और भी हमने देखा होगा, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, स्टील की स्प्रिंग है, उसको थोड़ा सा खींचिए और छोड़ दीजिए। खींचने के बाद उसकी लंबाई क्या होती, बढ़ जाती है। छोड़ते हैं तो पुनः जो है स्प्रिंग अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। तो पदार्थों में ये गुण पाया जाता है, कुछ पदार्थों में। कुछ में क्या होता है कि यदि हमने बल लगाया और उनमें मान लिया आकृति में परिवर्तन हुआ, अब उनके अंदर वो गुण नहीं है कि अपनी वो पूर्व आकृति को प्राप्त कर लें, अर्थात उनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण नहीं है। तो प्रत्यास्थता का गुण क्या है, इसके बारे में हम लिखते हैं। प्रत्यास्थता पदार्थ का गुण है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल, इसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल जिस पर लगाया गया विरूपक बल हटाने पर वस्तु अपनी
पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तो इसके लिए हमें उस वस्तु पर एक विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ता है। पहले उसकी आकृति को बदलना पड़ता है, उसके आकार में परिवर्तन करना पड़ता है, और जब हम वो विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेती है। जिन वस्तुओं के में ये गुण पाया जाता है, और ये गुण क्या है, उसके पदार्थ का गुण है, तो उसे हम कहते हैं कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण है। तो वस्तु की बात न होकर के पदार्थ की बात करनी है। ये पदार्थ का गुण है। मान लिया एक जो है वो स्प्रिंग है, और स्प्रिंग ऐसे पदार्थ की बनी हुई है जिसमें कि प्रत्यास्थता का गुण है, तब तो खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, और जब विरूपक बल खिंचाव को हटा लिया हमने तो वो अपनी प्रारंभिक पूर्वावस्था में आ जाएगी। अब वही स्प्रिंग कोई ऐसे पदार्थ की बना दी जाए जिससे कि जो है अब बल लगाया तो आकृति तो बदल गई, लेकिन वो जो है प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब उसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं है। और एक सावधानी और बरतनी है, बल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कितना भी बल लगा दें, फिर तो कोई वस्तु प्रत्यास्थ रहेगी ही नहीं। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते जाएं तो क्या होगा? मान लिया रबर बैंड ही है, तो बल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो लंबाई बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो टूट जाए, या फिर एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त न कर सके। तो हमें ये पूरा चैप्टर इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ना है कि हमें जो विरूपक बल लगाना है वो एक सीमा में ही रहे। तो विरूपक बल लगाते हैं तो होता क्या होगा? होता यह है कि वस्तु के अंदर प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, और वही बल जो है क्या करता है, कोशिश करता है कि वस्तु अपने पूर्व आकार को प्राप्त कर ले। इसकी बाद हम बाद में बात करते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा की चर्चा जरूर करनी है इसमें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रत्यास्थता की सीमा में ही रहना है। हमें इतना विरूपक बल लगाना है जिससे कि वो सीमा पार न कर जाए। तो अधिकतम कितना विरूपक बल लगा सकते हैं, हमें उसको ध्यान में रखना है, जिससे कि वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट सके। ऐसा नहीं कि कितना भी बल लगा दीजिए और उसमें प्रत्यास्थता का गुण तो है ही और वो लौटेगी ही, ऐसा नहीं है। हमें प्रत्यास्थता की सीमा में रहना है। और इस तरह से मान लिया कोई पदार्थ है तो उस सीमा में क्योंकि ये सीमा हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होगी। जैसे मान लिया स्टील के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, रबर के लिए अलग है ना। तो इन पदार्थों के अलग अलग प्रत्यास्थता के कारण इन पर लगाया गया बल, अधिकतम बल भी अलग अलग होगा। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, हमें उसी सीमा में रहना है। मैंने नोट कर रखा है प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट। किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत वस्तु के पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है का मतलब है कि वस्तु अपनी पूर्वावस्था, पूर्व लंबाई, पूर्व चौड़ाई को प्राप्त कर ले। तो प्रत्यास्थता का गुण मतलब प्रत्यास्थता का मतलब है कि वो अपनी पूर्व अवस्था में पूर्ण रूप से लौटने की प्रवृत्ति हो उसके अंदर। तो हमें उसी सीमा के अंदर रहना है, उससे ज्यादा उस पर विरूपक बल नहीं लगाना है। तो किसी वस्तु पर हम उतना ही बल लगाएंगे जिससे कि उसको हटा लेने पर
वस्तु अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर ले। यह बहुत जरूरी है। तो विरूपक बल की वो अधिकतम सीमा है जिससे कि विरूपक बल हटाने के पश्चात वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो वो लगाया गया अधिकतम विरूपक बल जो है प्रत्यास्थता की सीमा को निर्धारित करता है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या होता है, उसको हम, जैसे मान लिया कोई तार है, यदि तार जो है बेलनाकार होता है अक्सर, है ना, अधिकतर तार जैसा होता है, बेलनाकार होता है, और बेलनाकार का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो वृत्ताकार होता है। ये देखिए बेलनाकार मान लिया तार है और यहां पर क्या है, ये एक वृत्त बन रहा है। तो प्रत्येक जो है ये देखिए प्रत्येक जो है क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यदि मान लिया तार को ऐसे काट दिया जाए तो ये जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। तो ये वर्गा जो है यहां पर वृत्ताकार हमें मिल रहा है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होगा ये उस वस्तु की आकृति पर निर्भर करेगा। तार यदि बेलनाकार है तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वो वृत्त के आकार का होगा। तो जब हम वस्तु पर, यदि मान लिया तार पर कोई जो है विरूपक बल लगाते हैं तो तार के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, और वो प्रतिक्रिया बल लगाए गए बल के बराबर ही होता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि हमें सीमा को, प्रत्यास्थता की सीमा को पार नहीं करना है। प्रत्यास्थता की सीमा पार कर जाएंगे तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिक्रिया बल, जिसको कि हम प्रत्यानयन बल या प्रतिबल भी कहते हैं, फिर लगाए गए बल के बराबर उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यह काम जो प्रत्यानयन बल, प्रतिक्रिया बल या प्रतिबल जो वस्तु के अंदर उत्पन्न हो रहा है, ये लगाए गए विरूपक बल के बराबर तभी तक रहेगा जब तक कि हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहें। तो जितना हम बल लगाएंगे उतना ही पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रतिक्रिया बल, प्रत्यानयन बल, प्रतिबल उत्पन्न होगा। लेकिन यदि हम सीमा को पार कर गए तो फिर तो जो है हमारी बात, मतलब सारा नियम, सारे कायदे धरे रह जाएंगे और वस्तु के अंदर जो है क्या होगा कि सदैव के लिए विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें कहां रहना, प्रतिक्रिया बल जो है ध्यान रखना है कि हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहें, प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक उस पर विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स न लगाएं। तभी होगा कि वस्तु के अंदर जो प्रत्यानयन बल या प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो रहा है वो लगाए गए विरूपक बल के बराबर होगा। यानी हम कम बल लगाएंगे तो वस्तु के अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो उत्पन्न प्रतिक्रिया बल होगा वो कम होगा। यदि हम लगाए गए विरूपक बल को और बढ़ाते हैं तो प्रतिक्रिया बल भी बढ़ जाएगा, और बढ़ाते हैं तो प्रतिक्रिया बल और बढ़ जाएगा। लेकिन हमें बढ़ते बढ़ते सीमा नहीं पार करनी है, सीमा के अंदर ही रहना है। यदि सीमा पार कर गए तो फिर जो है वस्तु के अंदर उत्पन्न प्रतिक्रिया बल जो होगा वो लगाए गए विरूपक बल के बराबर नहीं होगा और वस्तु की आकृति सदैव के लिए बदल जाएगी। तो हमें उसी सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही बल लगाना है। तो वस्तु में सदैव उतना ही प्रतिक्रिया बल, प्रत्यानयन बल, प्रतिबल उत्पन्न होगा जितना कि हमने उस पर विरूपक बल लगाया है। तो प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस इसको कहते हैं इंग्लिश में। साम्यावस्था में, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का मतलब हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहें। इन साम्यावस्था में
वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल, वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल का मतलब यही है, मैंने फिर से बता रहे हैं कि ये मान लिया कोई तार है और हमने इसको यहां से काट दिया, तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये तो ये इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होंगे। तो प्रति एकांक साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहें या प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ये बात साम्यावस्था में ही है क्या कि साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं या प्रत्यानयन बल कहते हैं। और जैसा कि इसकी परिभाषा है उसके आधार पर प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल, या लिख दीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये मैंने कहा सीमा के अंदर ये जो है उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो होता है वो विरूपक बल के बराबर ही होता है बटे क्षेत्रफल। तो बल विरूपक बल जो लगाया जा रहा है वो है F मान लिया और क्षेत्रफल उसका A है, तो प्रतिबल का मान जो है जनरल या बटे A के बराबर होता है। लगाया गया बल, आरोपित बल भी लिख सकते हैं, बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक जो है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसी के आधार पर हम इसकी विमा भी लिख सकते हैं। लिखना चाहें प्रतिबल की विमा जो है, बल की विमा m(L)T-2 बटे L का वर्ग, ये बल की विमा लिख दी भाई। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान त्वरण बटे मीटर का वर्ग यानी L का स्क्वायर। तो इस तरह से m(L)-1T-2, तो ये हमारी विमा हो गई, मात्रक हो गया। तो देखिए प्रतिबल कई तरह का होता है, मुख्यतः देखिए 3 तरह का होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि लगाया गया बल जो है, आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल किस प्रकार लगाया गया है। तो प्रतिबल का प्रकार, भाई प्रतिबल तो वस्तु के अंदर उत्पन्न हो रहा है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु में या वस्तु पर जो बाह्य बल लगाया जा रहा है वो कैसे लगाया जा रहा है। तो लगाए गए बाह्य बल के आधार पर जो है प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल की परिभाषा हम यहां से समझ सकते हैं, लिखा हुआ है। तो लगाए गए बल के आधार पर प्रतिबल जो होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल की, है ना। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो ये कब उत्पन्न होता है? देखिए जनरल फार्मूला वही रहेगा सब जगह, बल बटे क्षेत्रफल। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जैसे कोई तार है, तार पर जब बल लगाया जाएगा, मान लीजिए यहां पर हमने बल लगाया, तो इसके
एकांक क्षेत्रफल पर प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा। तो ये हमारा जो एक क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके लंबवत ये क्षेत्रफल है और उसके लंबवत हमने ये बल लगाया है। तो इसके पदार्थ के अंदर, तार के अंदर जो है ये प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा, प्रतिक्रिया बल। और इसी प्रतिक्रिया बल के कारण ही तो वस्तु अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त करेगी। और ये जरूरी है कि ये जो प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुआ है वो लगाए गए बल के बराबर रहे, और ये तभी रहेगा जब हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहेंगे। सीधी सी बात है। तो इस स्थिति में हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात करेंगे। लगाया गया बल ही जो है प्रतिक्रिया बल होगा, क्या कहें, उसका मान जो है प्रतिक्रिया का बल का मान लगाए गए बल से निर्धारित होगा। क्योंकि हम प्रत्यास्थता की सीमा में हैं, इसलिए जो है प्रतिक्रिया बल का मान हम लगाए गए बल के मान के बराबर रख देंगे और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर हो जाएगा लगाया गया बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सीधी सी बात है ना। दूसरा जो होता है वो होता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल हम फिर कहेंगे कि देखिए, परिभाषा प्रतिबल का जो सामान्य सूत्र है जनरल, वो बल बटे क्षेत्रफल है। अब यहां पर अभिलंब प्रतिबल कब लेंगे? जैसे मान लिया कोई ये वस्तु है, गोलाकार चलो वस्तु है, इस गोलाकार वस्तु पर चारों तरफ से इसके पृष्ठ के लंबवत बल लगाया जा रहा है ऐसे, तो क्या होगा, इसका आकार जो है में परिवर्तन होगा, इसका आयतन मान लिया कम हो जाएगा। अब ये गोला पहले इतना बड़ा था, अब जो है पहले इसका आयतन कितना था, v था, अब घट करके थोड़ा घट गया, अब आयतन b माइनस डेल्टा v हो गया। मतलब चारों तरफ से उसको दबाया गया, उसके और दबाने के लिए उसके बाह्य क्षेत्रफल के लंबवत हमने बल लगाया। तो इसका जो बाह्य क्षेत्रफल होगा उस से भाग करेंगे लगाए गए बल के, है ना। तो देखा जाए तो यहां पर एक तरह से क्या होगा, दाब होगा। इस केस में ये क्या होगा, दाब से निरूपित। तो अभिलंब प्रतिबल क्या होगा, समझो दाब है, और दाब का मान भी तो फोर्स बल बटे क्षेत्रफल ही तो होता है। बल दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये अभिलंब प्रतिबल हम वहां पर लेंगे जब किसी वस्तु को चारों तरफ से दबाया जा रहा हो, तो उस पर कितना दाब पड़ रहा है, दाब की गणना के लिए हम समझो अभिलंब प्रतिबल उसी को कह देंगे। अभिलंब प्रतिबल मतलब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो जनरल सूत्र वही रहा, बस इसका नाम बदल गया अभिलंब प्रतिबल। अब तीसरे प्रकार का एक और प्रतिबल होता है जिसको कहते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इसको जरा समझिए। यहां जैसा कि नाम है टेंजेंशियल, इसको कहते हैं, नॉर्मल, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इस केस में जो बल लगाया जाएगा वो तल के स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाया जाएगा। चित्र से समझिए जरा। स्पर्श रेखीय प्रतिबल में क्या होगा, ये मान लिया देखिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसके ऊपरी सतह पर ऐसे बल लगाया गया, तो इसकी आकृति बदल जाएगी। ये मान लिया
कोई वस्तु है जो कि घनाकार है, ऊपर की तरफ बल लगाया जिससे कि ये इसका आकार कैसे हो गया, थोड़ा बदल गया। कैसे बदल गया जरा चित्र से समझिए। देखिए ये हिस्सा इधर की तरफ, जिस तरफ बल लगाया जा रहा है उस तरफ मुड़ गया। ये नीचे वाले हिस्से को अपनी जगह रखना है और ये आकार थोड़ा जो है वस्तु इस तरफ को झुक गई है। तो लगाया गया बल कहां है, ये ऊपरी सतह पे लगाया गया है। बल का मान F है, इस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल मान लिया A है, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मान भी बल बटे क्षेत्रफल है। जिस क्षेत्रफल के स्पर्श रेखा के अनुदिश बल लगाया गया है उसी तल का क्षेत्रफल ले लेंगे और आरोपित बल का मान ले लेंगे। और आरोपित बल का मान ये मतलब ये विरूपक बल है, क्योंकि हम प्रत्यास्थता की सीमा में हैं, इसलिए जो इसके अंदर जो प्रतिक्रिया बल या कहें प्रतिबल, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो भी इस लगाए गए बल के बराबर ही होगा। हम ये बार बार बात क्यों कह रहे हैं, बार बार हम प्रत्यास्थता की सीमा को याद दिला रहे हैं और साथ में जो प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो तभी बराबर रहेगा जब हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहेंगे। तो हमें प्रत्यास्थता की सीमा नहीं पार करनी है और उसी सीमा में जब हम रहेंगे तो जो आरोपित विरूपक बल होगा वो जो है वस्तु के अंदर उत्पन्न जो है प्रत्यानयन बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा। तो यहां पर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो लगाए गए इस बल के बराबर ही होगा। तो इस स्थिति में ऐसे केस में हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल ज्ञात करते हैं। अब हमने देखा कि जब भी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति बदल जाती है। आकृति बदलने का मतलब हुआ कि उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब हम इन्हीं तीन प्रतिबल के आधार पर, तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं तो तीन प्रकार की विकृति भी होती है। पहले विकृति की बात करते हैं। विकृति क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। विकृति, तो विकृति होती है वस्तु के एकांक, आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। तो प्रतिबल के आधार पर, प्रतिबल के आधार पर विकृति भी तीन प्रकार की होती है। तो जो प्रतिबल तीन प्रकार के हैं तो विकृति भी तीन प्रकार की होगी। और इसमें थोड़ा जो सूत्र आएंगे वो अलग अलग आएंगे। देखिए प्रतिबल तीन प्रकार के थे लेकिन वहां पर जो सूत्र थे वो एक ही जैसे थे, यानी बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन यहां पर जो क्या कहा जा रहा है, वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ये एक जनरल परिभाषा है। लेकिन अब वो भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है, मान लिया किसी की लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई के आधार पर हम विकृति को परिभाषित करेंगे। यदि किसी के आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में परिवर्तन के आधार पर जो है उस विकृति को परिभाषित करेंगे। उसी तरह से किसी की आकार में परिवर्तन हो रहा है तो उस आधार पर हम विकृति को परिभाषित करेंगे। तो यहां पर जो जनरल परिभाषा है ये एकांक आकार, आकार का मतलब है लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है
और उसकी उसके जो है शेप आकृति में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह से 3 प्रकार की विकृतियां होती हैं और वो सबसे पहले है अनुदैर्घ्य विकृति। और जैसे कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल था, तो जब अनुदैर्घ्य प्रतिबल होगा वहां पर हम अनुदैर्घ्य विकृति की बात करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, वस्तु तार के रूप में मान लिया है और बल इस तरह से लगाया जा रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत बल लगाया गया। तो यहां पर क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा। तो अनुदैर्घ्य विकृति बराबर हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। मान लिया इस तार की प्रारंभिक लंबाई L है और बल लगाने पर इसकी लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई है, L प्लस डेल्टा L हो गई है। तो जो लंबाई में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है उसको ऊपर रखेंगे और प्रारंभिक लंबाई को नीचे रखेंगे, तो हमें अनुदैर्घ्य विकृति पता लग जाएगी। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा L हो रहा है, प्रारंभिक लंबाई L है। तो विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति का फार्मूला होगा डेल्टा L बटे L। देखिए, क्योंकि यहां देखिए ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो विकृति जो है बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है और इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा, मात्रक भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर, नीचे भी मीटर, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको भी तो मीटर में व्यक्त कर सकते हैं, मीटर बटे मीटर तो कट गया। तो इस तरह से ये एक बीमाहीन राशि है। अब दूसरी विकृति जो होगी वो हमें, ये पहली विकृति हो गई, दूसरी विकृति जो है अनुप्रस्थ प्रतिबल के आधार पर होगी और उसमें हम कहेंगे आयतन विकृति, आयतन विकृति। वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहां पर क्या होगा कि देखिए ये वस्तु है गोलाकार, चारों तरफ से इसको दबा दिया गया, इस पे दाब डाला गया, यानी अनुप्रस्थ जो है प्रतिबल लगाया गया। पहले वॉल्यूम इसका आयतन V था, अब घट करके कितना आयतन हो गया है, घट गया आयतन, तो अब V माइनस डेल्टा V रह गया। तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा V हुआ। तो आयतन विकृति बराबर हो जाएगी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा V होगा, घट गया है तो ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा, बटे आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो यहां आयतन बटे आयतन है, तो इस तरह से यहां भी बीमाहीन राशि हमें मिल रही है, आयतन विकृति भी बीमाहीन राशि है। तो विकृति पूरी की पूरी जो है कितने किसी भी प्रकार की हो वो बीमाहीन ही होगी। तीसरे प्रकार की जो विकृति है वो हमें प्राप्त होती है वो स्पर्श रेखीय प्रतिबल के आधार पर। तो तीसरी जो है वो है, उसको कहते हैं, नाम थोड़ा बदल गया है, अपरूपक, अपरूपक विकृति। इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लें वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये है हमारी शियरिंग स्ट्रेन। देखिए, जैसा कि मैंने प्रतिबल के केस में बताया था, जब किसी वस्तु पर
स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है। जैसे कि देखिए, फिर से चित्र से समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा कोई घनाकार वस्तु है, और इसके ऊपरी सतह पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जा रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे बल लगाया गया जिससे कि ये जो पूरा बॉक्स टाइप का जो है वो झुक गया एक तरफ को। तो यहां पर हम अपरूपक विकृति निकालते हैं, मतलब उसका रूप बदल गया है। आयतन वही रहता है, यहां पर आयतन नहीं बदलता, ध्यान रखना है, आयतन वही रहता है, केवल उसका रूप बदल जाता है। ये वाला सिरा थोड़ा आगे झुक गया है और उसी तरह से ये वाला सिरा आगे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अपरूपक विकृति, ये इतनी विकृति उत्पन्न हो गई है थीटा। ये कोण से नापी जाती है। शेयरिंग स्ट्रेन थीटा बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा का मान आपको मालूम है, वो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कितना परिवर्तन हुआ देखिए, ये इतना मान लिया A B C D, और ये जो है हट करके A डैश पे आ गया है, और ये पीछे वाला जो इसका तल है ABCD EF G H, तो ये देखिए A से A डैश हो गया, ये वाला बिंदु क्या हो गया, A डैश हो गया, और ये वाला G डैश हो गया। तो A डैश, ये वाला सिरा, ऊपरी सिरा जो है, इसका ऊपरी सतह जो है A डैश इधर की तरफ, दाहिनी तरफ को झुक गई है। तो ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन कितना हुआ, ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन बटे ऊपरी पृष्ठ की स्थिर पृष्ठ से लंबवत दूरी। स्थिर पृष्ठ कौन है, नीचे वाला, इसका नीचे वाला पृष्ठ स्थिर रखा गया है। तो क्योंकि हमें tan थीटा से निकालना है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो वही बात लिखी हुई, ऊपरी पृष्ठ की स्थिर पृष्ठ से लंबवत दूरी। तो ये ऊपरी पृष्ठ है, और निचला जो स्थिर पृष्ठ है उससे लंबवत दूरी क्या है, AB है लंबवत दूरी। तो इस तरह से जो अपरूपक विकृति का फार्मूला आएगा वो आ जाएगा, देखिए थीटा बराबर हो जाएगा A डैश बटे AB। और देखा जाए तो A डैश क्या है, विस्थापन ही तो है। तो मान लिया इसका मान यदि डेल्टा L हो, और ये इसकी जो भुजा है घन की वो L हो, ये दूरी L हो जाएगी, तो डेल्टा L बटे L। तो ये अपरूपक विकृति का फार्मूला है। ये tan थीटा से निकालते हैं, और tan थीटा मालूम है कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया कोण के लिए। थीटा कोण से ये वस्तु एक तरफ को झुक जा रही है। तो अपरूपक विकृति इस तरह से निकाल ली। अब हम बात करेंगे, हुक का नियम लगता है यहां पर, हुक का नियम, हुक्स लॉ। और ये नियम भी प्रत्यास्थता की सीमा में ही लगेगा। ये मैंने यहां पर लिख रखा है, ये लिखा है हुक का नियम, हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। बल लगाया जाता है वस्तु पर, तो उसमें आंतरिक प्रतिक्रिया बल या कहें प्रतिबल उत्पन्न होता है। यदि हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहते हैं तो इस नियम के आधार पर, हुक का नियम है ये, का नियम प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल जो होता है
वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के, जो भी जैसी भी विकृति हो। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा, एक नियतांक लगा देंगे, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इंटू विकृति। तो ई बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटे विकृति। तो ई क्या है, यहां ई जो है एक नियतांक है, अंक है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जिस तरह से प्रतिबल 3 है, विकृति 3 प्रकार की होती है, उसी तरह से जो प्रत्यास्थता गुणांक होंगे वो भी 3 प्रकार के होंगे। इसकी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम एक सिंपल सा जो है, जो प्रयोग किया जाता है उसकी बात करेंगे और उसको समझेंगे। तो वो हेडिंग है, बढ़ते हुए भार के अंतर्गत हुए भार के अंतर्गत खींचे तार का व्यवहार, तार का व्यवहार। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। मान लिया एक तार है ये, और इस तार पर ऊपरी सिरा जो है मैंने इसको बांध दिया है, और यहां पर भार लटकाया जा रहा है, और भार का मान लगातार मान लिया बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो भार का मान जब हम, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते हम फिर वही कहेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा में ही रहना है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ा देना है कि ये तार जो है, तार में जो विकृति उत्पन्न हो वो परमानेंट हो जाए। तो भार को हम बढ़ाते जाते हैं, है ना। मान लिया जब प्रयोग करते हैं तो हम प्रत्यास्थता की सीमा में रहते हैं, और मान लिया यदि सीमा को क्रॉस कर गए तो क्या होगा, उसकी सभी की चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम यहां पर भार बढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। यदि तार में उत्पन्न प्रतिबल जो कि किसके बराबर होगा, लगाए गए भार के बराबर होगा, तो तार में उत्पन्न प्रतिबल या कहें आरोपित भार तथा उत्पन्न विकृति, तार में की लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई बढ़ेगी, उत्पन्न विकृति में ग्राफ खींचा जाए। तो हमें ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है। देखिए ये ग्राफ हमने इधर हमने रखा है विकृति और इधर रखा है प्रतिबल। तो ग्राफ इस तरह का प्राप्त हुआ। ये देखिए इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है। ये बिंदु हमने ओ ले लिया, तो ओ ए तक, ए बिंदु तक जो है हमें ग्राफ प्रतिबल और विकृति में जो ग्राफ खींचा गया है वो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो ओए क्या प्रदर्शित करता है, ओए ये प्रदर्शित करता है कि यहां तक हुक का नियम जो है
लगाया जा सकता है। हुक के नियम के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। तो OA जो है क्या प्रदर्शित करता है, OA भाग। विभिन्न भागों के बारे में जानकारी लेनी है। OA भाग प्रदर्शित करता है प्रतिबल समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है विकृति के, यानी हुक का नियम पूरी तरह से लगता है। थोड़ा भार और बढ़ा दिया गया। बी बिंदु क्या प्रदर्शित करता है कि यहां तक, बी बिंदु तक, यानी हमने उस पर भार और बढ़ाया जिससे कि जो है थोड़ा तार और बढ़ गया। अब यदि भार को हटा लेते हैं, बी बिंदु के संगत जो भार लगाया गया है उसको हटा लें, तो तार जो है अपनी पूर्व आकृति में लौट जाता है। थोड़ा यहां पर कर्व है ये भी भाग, लेकिन बी तक जो है ऐसा है कि भार को हटाने पर, बी के संगत भार को हटाने पर तार अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। अतः इसका मतलब बी जो है, ओबी भाग जो है वो प्रत्यास्थता की सीमा, ओबी भाग जो है वो प्रत्यास्थता की सीमा प्रदर्शित करता है ना। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, ओबी है, ओबी। अच्छा, इस बी बिंदु को क्या कहते हैं, बी बिंदु को विशेष करके हम प्रभाव बिंदु कहते हैं। प्रभाव बिंदु, इसको इंग्लिश में कहते हैं यील्ड पॉइंट। ओबी प्रत्यास्थता की सीमा हो गई, बी जो है वो प्रभाव बिंदु हो गया, है ना। अब थोड़ा और भार बढ़ाया, है ना, थोड़ा सा जरा सा भार हमने और बढ़ा दिया। अब देख रहे हैं कि भार तो हमने थोड़ा ही बढ़ाया है, लेकिन उसके आकार में जो है देखा जाए, उसके तार की लंबाई में ज्यादा वृद्धि हुई। भार तो बहुत मामूली बढ़ाया, इधर बी के सापेक्ष इतना प्रतिबल है, सी के सापेक्ष थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लेकिन लंबाई में अधिक वृद्धि हो गई। तो सी बिंदु जो है पर क्या होगा कि यदि हमने अब सी बिंदु के संगत जो लगाया गया भार था उसको हटा लेते हैं, तो वस्तु का मतलब ये तार जो है अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त नहीं करता है, और उस तार में हमेशा के लिए विकृति उत्पन्न हो जाती है। मतलब वैसे क्या होगा कि भार हटाएंगे, बी से पहले तक जब भार हटाएंगे तो हमें पुनः भार हटाने पर वही स्थितियां प्राप्त होंगी। लेकिन सी के संगत यदि हम जो प्रतिबल लगाया है फिर उसके बाद भार हटाते हैं, तो हमारा ग्राफ जो होगा वो इस रास्ते को ना फॉलो करके वो इस डैश 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 वाली लाइन को फॉलो करेगा, और ओ डैश जो होगी वो स्थायी विकृति को प्रदर्शित करेगा। मतलब उस तार में स्थायी विकृति आ गई है जो कि ओ डैश प्रदर्शित कर रहा है। यानी भार को हटाने पर भी तार अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त नहीं करता है और उसमें कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। ओ डैश जो है स्थायी विकृति प्रदर्शित करता है। अच्छा, फिर एक हमें देखिए ये विकृति है, और थोड़ा सा भार बढ़ाया तो डी बिंदु जो है हमें मिला। तो यहां पर देखिए सी के बाद या कहें बी के बाद ही तार में क्या है, लंबाई में वृद्धि बहुत अधिक हो रही है, भार थोड़ा ही बढ़ाया गया। बी के बाद हम क्या पा रहे हैं कि तार की लंबाई में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, जबकि भार हम थोड़ा ही बढ़ा रहे हैं। तो हमारा तार समझो एक तरह से लिक्विड की तरह बहने लगा है, द्रव की तरह बहने लगा है ना। तो डी के संगत अब डी तक मान लिया वो टूटा नहीं था, डी के संगत यदि जो है ये क्या प्रदर्शित करेगा, डी के संगत यदि हम प्रतिबल निकालेंगे तो ये वो अधिकतम संभव प्रतिबल है। डी क्या प्रदर्शित करता है, अधिकतम संभव प्रतिबल। जिस
है ना। तो ये अधिकतम संभव प्रतिबल है जिस तक तार टूटता नहीं है। और ई, अब देखिए ये तार बिल्कुल बहने लगा, इसके बाद क्या होगा, तार पतला होता जाएगा, और भार बढ़ा देंगे तो तार पतला हो जाएगा, और मतलब लंबाई इतनी बढ़ गई है, और फिर बाद में वो तार टूट जाएगा। तो इसके संगत, ई के संगत जो है प्रतिबल जो है वो उसको कहेंगे भंजक प्रतिबल, भंजक प्रतिबल। मतलब ई के संगत तार डी तक बढ़ाने पर ही जो है क्या हुआ, एकदम से बढ़ता चला जा रहा है और फिर टूट गया। तो ई जो है प्रदर्शित करेगा कि इसके संगत जो बल लगाया गया है, उस पर भार लटकाया गया है, वो तार टूट गया। तो ये जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, इससे निकालेंगे हम कि यहां पर तार टूट जाता है, तो उससे संबंधित प्रतिबल जो है निकालेंगे, तो वो ब्रेकिंग स्ट्रेस भंजक प्रतिबल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ प्राप्त हुआ। दो ग्राफों को देखें हम, जैसे मान लिया इसी तरह के ग्राफ दिए गए हैं, एक ग्राफ ये दिया हुआ है, एक ग्राफ ये दिया हुआ है, ये ग्राफ ए है, ये बी है। अब ये प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है उसी को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जिस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा प्रत्यास्थ होगा, मतलब उसको वापस लौटने की प्रवृत्ति, अपने पुनः आकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति उसमें सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर देखा जाए ये ग्राफ जो है उस पदार्थ का ग्राफ है जिसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है, मतलब ये जो पदार्थ है वो अधिक प्रत्यास्थ है बी की तुलना में, क्योंकि प्रतिबल बटे विकृति का मान जो है इस वाले ग्राफ ओए ग्राफ के लिए अधिक होगा ओ बी ग्राफ के तुलना में, है ना। तो ए ग्राफ जो है वो उस पदार्थ का है जिसका कि प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है, अर्थात ये पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। तो इस तरह से हम जो है प्रत्यास्थता के जो ग्राफ बनते हैं प्रतिबल और विकृति, भाई उसके आधार पर हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है अधिक प्रत्यास्थ है, और ये सीधे से देख करके पता लग जाता है कि प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है जिसमें अधिक होगा वो अधिक प्रत्यास्थ होगा। मतलब ये झुकाव कह सकते हैं, देखिए ये झुकाव हो गया, पहले वाले ग्राफ का झुकाव जो है कोण निकालें और ये वाला कोण निकालें, तो ये जो पहले वाले ग्राफ का θ1 है वो बड़ा है θ2 से, तो इसका मतलब दिस प्रतिबल बटे विकृति का ए ग्राफ के लिए मान अधिक आएगा, बी के लिए कम आएगा, है ना। तो इस तरह से हम आसानी से तुलना करके पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु अधिक प्रत्यास्थ है और कौन सी वस्तु प्रत्यास्थ उसकी तुलना में कम है। तो अब हम अगले वीडियो में जो है प्रत्यास्थता के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, हाँ विशेष करके प्रत्यास्थता गुणांक के जो विभिन्न प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। इस वीडियो में केवल समझो इंट्रोडक्शन हो पाया है प्रत्यास्थता का। अब हम जो मेन चीजें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, हालांकि इसमें भी पूछी जाएंगी, लेकिन जो है ये बेसिक चीजें थी, इनकी जानकारी तो होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांकों की, जो कि परीक्षा में और भी ज्यादा, मतलब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते रहिए, मेरी समझ से ये बात जो बेसिक बातें थी वो समझ में आ गई होंगी, और अगले वीडियो में हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का आता है, तो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।